हेलो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जेनरिक कोर्स का। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये सीट कहने का मतलब है कि काफ़ी थिन है, मतलब एक ही लेयर है, ये समझिए। ठीक है, इसमें दो लेयर, मतलब इसका विड्थ जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये चौड़ा नहीं है, मतलब सिंगल लेयर है आपके पास। ठीक, ये शीट हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखें कि चार्ज शीट जो कह रहे हैं ये काफ़ी लंबा, मतलब इसको कहते हैं इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो इनफाइनाइट का मतलब है काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, उससे इसका जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ये 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो, 4 सेंटीमीटर लंबाई हो, और 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उस केस में उस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट ही माना जाएगा। ठीक है, या हो सकता है काफ़ी दूर पे निकाल रहे हैं, थोड़ा साइज का बड़ा हो गया, तो इनफाइनाइट का मतलब नहीं है कि काफ़ी दूर तक फैला रहेगा। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि सिंपली इसके कंपैरिजन में, जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में इसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा होना चाहिए। बस लॉजिकल मीनिंग यहाँ पे यही है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको, ये पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए पी पॉइंट, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से, और ये चार्ज शीट है, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली चार्ज। जनरली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या है, इन अंतर क्या आएगा, डायरेक्शन का। पॉजिटिव में फील्ड हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और जो नेगेटिव लेंगे तो इनवर्ड नॉर्मल होगा, बस। अब इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो हमें गॉसेस लॉ का ही रूल अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। सिंपल एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक, ये भी पॉइंट है। और इस गॉसियन सरफेस का, ये सपोज इसका एरिया ये है, इस सरफेस का एरिया भी ए है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए कि जो डिस्टेंस आपका है वो एक्स ले लेते हैं। तो सिमेट्री के लिहाज से अगर एक्स इधर है तो एक्स इधर भी होगा। ठीक, और ये चार्ज सीट है जिसको कि हम इनफाइनाइट सीट कंसिडर कर रहे हैं, लिख देते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब आपको बता चुका है हमें। इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट का मतलब, जो लिख देता हूँ, जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप ले रहे हैं वो डिस्टेंस इससे के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा। इनफाइनाइट सीट का मतलब हुआ कि इन कंपैरिजन विथ नहीं, बेटर टू राइट डायमेंशन ऑफ, या लेंथ ऑफ, डायमेंशन मतलब लेंथ ले लीजिए, या ब्रेड्थ भी ले सकते हैं। लेंथ ऑफ सीट, इट इज वेरी large in comparison with the distance from the point where electric field
इज इवेलुएटेड या कैलकुलेटेड, इवेलुएटेड। और अगर आप काफी दुष्ट मान लीजिए कि प्लेट आपका यहाँ है और आप 1 किलोमीटर की दूरी पे हो तो उस हिसाब से तब तो काफी लंबा हो जाएगा। चौड़ा इसका डायमेंशन होना चाहिए 1 किलोमीटर से काफी बड़ा, मतलब इन्फाइनाइट तक समझिए कि काफी फैला हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको, ये लॉजिकल पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए ये बड़ा सा सीट है, ठीक, अगर मैं डिस्टेंस इसको बढ़ा दूँ, सीट में बढ़ा लेना पड़ेगा। तो सीट में टोटल चार्ज कितना है, जितना सीट बड़ा होगा चार्ज उतना ज्यादा होगा, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमें टोटल चार्ज का पता नहीं। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि हम लेते हैं सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का लेते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया इनफाइनाइट का मतलब क्या ले रहे हैं, चार्ज सीट इनफाइनाइट है, मतलब काफी लार्ज चार्ज सीट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन की जगह आप इसका लेंथ समझ सकते हैं, डायमेंशन मतलब लेंथ। ठीक है, अगर इस साइड ले रहे हैं तो ब्रेड्थ। ठीक, अब आगे देखिए गॉसियन, हमने गॉसियन, ये हमारा गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, और ए इज द एरिया ऑफ, ए इज द एरिया ऑफ surface, circular surfaces, circular surfaces of the cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surfaces। ठीक, अब गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ में हमें क्या करना था, सिंपल सा दो तरीके से फ्लक्स निकालना था। एक इन जो आप क्लास बता चुके हैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मेथड था और एक चार्ज इनक्लोज वाला मेथड था। ठीक है, दोनों को इक्वेट करने पे गॉसेस लॉ बनता है, निकाल देंगे, वही रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, फ्लक्स जो हम निकाल रहे हैं, फ्लक्स आपके पास पाई ई, जो इंटीग्रल फॉर्म में आएगा वो निकालते हैं ई डॉट एरिया, मान लीजिए हमारे पास स्मॉल एरिया डी ए। अब यहाँ पे देखिए कितने तरह के एरिया है, एक आपका एरिया ये हो गया सरफेस एरिया, एक इधर दोनों सर्कुलर जो सरफेसेस हैं वो, और एक जो कर्व सरफेस, सिलेंडर के कितने सरफेस होंगे, 2 सर्कुलर सरफेस दो एंड पे और एक कर्व सरफेस, तो तीनों का काउंट करना है। ठीक है, तो एक मान लीजिए हमारे पास एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर आप डी ए ले रहे हैं इसका एरिया वेक्टर, मान लीजिए यूनिट वेक्टर एरिया का, तो इस डायरेक्शन में और ई बी सी डायरेक्शन में इस पॉइंट के लिए, और इस डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हैं, अगर इसका यूनिट वेक्टर आपने डी ए का ले लिया तो ये आपका डी ए यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप कोई सरफेस लेते हैं, यूनिट सरफेस, इनफाइनाइट में सरफेस ले रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ही है। तो आपका जो ई डी ए है, इसमें तीन कॉम्बिनेशन होंगे, तीन सरफेसेस का। एक हो जाएगा मान लीजिए ई इंटू डी ए वन, मान लीजिए ये एरिया ए वन है, ई डॉट डी ए टू, ये ए टू मान लेते हैं, ये एरिया डी ए वन है, स्मॉल एरिया में डी ए वन, ये डी ए टू, और ये जो एरिया लिया आपने डी ए थ्री ले लिया है। ठीक, और ये सारे वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल है तो इसको कर दीजिए S1
S2 और S3। S1 आपका है, S1 S2 है, दोनों सर्कुलर सरफेस। S3 है आपका जो कर्व सरफेस है। अब देखिए, आपको पिछले बार बता चुके हैं, पिछले हर एक केस में हमने यही पॉइंट रखा है, फिर इसी पॉइंट को रखना है कि ई डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा, ई और डी ए के बीच का एंगल है। तो S1 में देखिए, जिधर ई है उधर ही आपका डी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, इधर भी हो गया आपका एंगल 0। लेकिन थर्ड सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, इसका मतलब यहाँ होगा 90। तो आपके पास क्या आ जाएगा, S1 ई मॉड ऑफ ई हो गया डी ए 1 कॉस 0 डिग्री, S2 हो गया आपके पास ई डी ए 2 कॉस 0, और थर्ड का यहां लिख देते हैं, S3 हो गया ई डी ए 3 कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 वाला टर्म तो 0 हो गया भाई, ये तो खत्म हो गया, टर्म कंट्रीब्यूट ही नहीं होगा। और कॉस 0 1 हो गया, तो आपके पास बचा क्या, ई डी ए 1 S1 पे और S2 ई डी ए 2। ठीक, और यहाँ पे एक और बात बता दें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है इस सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सेम होगा पूरे, कहीं सरफेस किसी पॉइंट पे लीजिए, यहाँ पे किसी पॉइंट पे लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट रह रहा है इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो फाई हमारे पास आ गया, फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर आ गया डी ए 1 S1 ई बाहर आ गया डी ए 2 S2, और S1 S2 का एरिया क्या है, ए है, ठीक है, कैपिटल ए। ई आ गया ई ए प्लस ई ए, तो इंटीग्रेट करने पे पूरा हमने इन्फाइनेशनल एरिया लिया था, इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट एरिया आएगा। तो ये आ गया फाई 2 ई ए। आपका फ्लक्स जो पहले मेथड से निकाल रहे थे वो ये आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। सेकेंड मेथड से हम क्या फ्लक्स निकाल रहे थे, आल्सो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास क्यू पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको एरिया पता है। चार्ज का एरिया क्या होगा, चार्ज कितने एरिया में है, चार्ज आपका वही काउंट करेगा जो इस एरिया में, बस यहाँ पे जो चार्ज है इस एरिया के अंदर जो आया वही आपका चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, क्योंकि इधर तो चार्ज है नहीं, चार्ज सिर्फ आपके प्लेट पे है, और प्लेट का सिर्फ यही पार्ट आप गॉसियन पिल बॉक्स जो आपका है वो काट रहा है, सिलेंडर इसी पार्ट को काटेगा। सिलेंडर अगर इस सरफेस से पार कर रहा है, मान लीजिएगा ऐसे, देखिए अगर ऐसे आ रहा है, ये पार कर रहा है, तो जितना पार कर रहा है उसी के एरिया का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। तो यहाँ पे चार्ज उतना ही होगा जितना ये सर्किल का एरिया है। अब इसका एरिया कितना होगा, इसके बराबर है, ये सिलेंडर है तो यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये भी, तो आपका ये ए कैपिटल ए इसका एरिया होगा। हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, हमको चार्ज अगर निकालना हो तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया, ठीक है। तो आपको चार्ज अगर आप यहाँ पे लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंस क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। क्यों, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय ए हो गया, तो क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू सिग्मा, देयरफॉर फाई आपके पास क्या आ गया, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, एंड फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ आपके पास क्या आता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू इनक्लोज मैंने हो सकता है पिछले बार स्मॉल क्यू लिखा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आप लिखेंगे क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज मतलब जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है उसको मीन कर रहे हैं। अगर पिछले लेक्चर में मुझे याद नहीं कि मैंने स्मॉल क्यू यूज किया था, कैपिटल क्यू, जो भी किया होगा मीनिंग वही है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, चार्ज हमारे पास। या यहाँ लिख लीजिए और यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 1 इंटू ये वाला आपके पास कितना आया है, फाई ई डॉट डी आपके पास आया है 2EA, और ये फाई इनक्लोज क्या है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इसके जगह पे लिख दीजिए 2E इंटू ए, क्यू इनक्लोज होगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या आ गया, ई आ गया आपका ए कट गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका डायरेक्शन, लिख देते हैं इसका आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक। तो आपके पास प्लेन चार्ज सीट या ऐसे कहें इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट की वजह से जो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा। किसी भी पॉइंट, क्यों, ये देखिए एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा आप चाहे इस चार्ज सीट के यहाँ पे पॉइंट रखें, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे किसी जगह पे पॉइंट रखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक। अब एक कंसेप्चुअल डाउट आपको लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप कूलम्ब्स लॉ अपने पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय क्यू, फोर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी भी पॉइंट पे लीजिए चार्ज सीट के, वो सेम ही रह रहा है। तो दोनों तो नहीं हो सकता है, कोई एक ही पॉइंट हो सकता है, दोनों है, जस्टिफिकेशन क्या है, वो भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के एक्स के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से घटना चाहिए, और ये भी सही है। तो लॉजिक ये है कि देखिए इसी वजह से इनफाइनाइट प्लेन सीट का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो पार्टिकल को, देखिए ये मान लीजिए सीट है, अभी मैंने पूरा जैसे डॉट डॉट कर दिया, सपोज कीजिए ये इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, यहाँ पॉइंट है, तो जैसे अब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आएगा तो इतना जो इसके अंदर मान लीजिए चार्ज, इस चार्ज इसके कोण से जो बन रहा है इतना चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। आगे बढ़ाते हैं तो क्या है, ये चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ तक का जो चार्ज होगा, और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब जो कोनिकल सेक्शंस की तरह से आप बनाएंगे कोण, जो चार्ज कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो आपका डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है वो कंपनसेट हो रहा है किससे, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके रेंज में आ जा रहे हैं उससे, ठीक है। आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन साथ में आपका जो ये व्यू है, ये जो आप चार्ज है जो इस पे इफेक्ट कर रहा है वो बढ़ते जा रहा है। एकदम काफी पास है तो इसका इफेक्ट जो है इतना ही चार्ज का रहेगा, दूर जाएगा तो ये चार्ज का मतलब जो रेंज है वो बढ़ता जाएगा, ज्यादा चार्ज इस पर इफेक्ट कर पाएंगे, मतलब यहाँ वाला चार्ज तो इफेक्ट करेगा नहीं। तो ये है कि इस तरह का जो इफेक्ट, ये लॉजिक है जो आपको एटलीस्ट सेटिस्फाई करता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। जब आप डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीमेंट जितना हो रहा है उतना ही नए चार्जेस आपके प्लेन सीट का वो का कंट्रीब्यूशन बढ़ जा रहा है उसी के प्रोपोर्शन में, इसलिए आपका ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन चार्ज सीट का हो गया। अब हम इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, मतलब इस के बारे में अब क्या डिस्कशन है, पॉइंट है, सो देखिए केस बाय केस करते हैं।
या एक लाइन यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ लिख ही देते हैं, ये जो डायग्राम है कि नोट करके लिख देते हैं, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस is compensated by effect of increasing charged area of seat। क्लियर है? ये जो इफेक्ट इसके बढ़ने से हो रहा है वो कंपनसेट हो रहा है नंबर ऑफ चार्जेस आपका ज़्यादा, चूंकि इनफाइनाइट एरिया है, ज़्यादा लंबा है, दूर जाएंगे तो ऊपर वाले जो चार्ज है वो भी इफेक्ट कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये जो समझने के लिए पॉइंट। ठीक, हम कुछ डिस्कशन करते हैं। सिग्मा प्लस है और एक में सिग्मा माइनस है। तो हमको 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, 2 एंड 3 निकालना है। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप पहले इस रीजन में आ जाइए। इस रीजन में पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लेते हैं E होगा। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा, E होगा, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक अट्रैक्ट करेगा, एक रिपेल कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट लग रहा है, एक आउटवर्ड लग रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। टोटल E नेट जो हो गया आपके पास यहाँ पे 0 है। इस जगह पे भी देखिए पॉजिटिव वाला क्या है, इधर करेगा, ये इधर करेगा। अमाउंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो E और माइनस E आपके पास E नेट क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। दोनों इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 0 हो गया। इस रीजन में आ जाइए। इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से इधर आ रहा है और नेगेटिव की वजह से भी इधर आ रहा है। तो आपका नेट क्या हो गया, नेट E नेट जो इस रीजन में आ रहा है हो जाएगा 2E। ठीक है, 2E आ गया। तो E नेट जो सेकेंड रीजन में है, इन रीजन 2 इज इक्वल टू 2E। और E कितना आया था आपका, E आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया। तो सॉरी, ये आपका देयरफॉर E नॉट हो जाएगा, E नेट आपका हो जाएगा रीजन 2 में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर की तरह आपका काम कर रहा है। कैपेसिटर के केस में हम यही स्टडी करेंगे। कैपेसिटर भी क्या है, 2 प्लेट है और स्मॉल डिस्टेंस बहुत क्लोजली प्लेस किया गया है, D। ठीक, तो ये आपका कैपेसिटर का केस हो गया। अब अगर हम 2 प्लेट लें और दोनों सेम चार्ज कर रखते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ठीक है, आप दोनों का भी निकाल सकते हैं। ये सेकेंड डिस्कशन है। मान लीजिए एक प्लेट सीट लिया, दूसरा प्लेट, हम दोनों में पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, सिग्मा प्लस है, इधर भी सिग्मा प्लस है। डिस्टेंस हमारा स्मॉल डिस्टेंस है और ये इनफाइनाइट प्लेन सिटी ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है आउटवर्ड इधर से, इसकी वजह से भी इधर डायरेक्शन होगा, इसकी वजह से भी इधर ही होगा। तो ये क्या हो गया, E है और E है। तो E नेट क्या हो जाएगा इस रीजन में, मान लीजिए रीजन 1 है, 2 है, 3 है, तो E नेट आपका हो जाएगा 2E। इस रीजन में क्या है, ये इधर रिपेल करेगा, ये इसका फील्ड इधर बनेगा, पॉजिटिव है, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड। तो यहाँ E नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट फील्ड 0 हो गया। यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये इधर रिपेल करेगा, ये, और इसका भी इधर ही होगा, इसकी वजह से भी यही होगा, इसकी वजह से, तो ये E दोनों में E है। तो E नेट क्या हो गया यहाँ पे 2E, और E आपको प्लेन चार्ज सीट की वजह से पता है, तो हो जाएगा ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
और ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 होता था, 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, अब एक और केस लेते हैं जहां हम इसी को अप्लाई करेंगे, प्लेन चार्ज सीट को ही। मान लीजिए 2 सीट है और उसमें ये नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग, और थोड़ा थिक सीट लेते हैं इसको, थिक सीट, थिन नहीं है, ठीक है, मतलब इतना मोटा है। इसको हम इलाज करके दिखा रहे हैं, ये है कि इसका थिकनेस है और चार्ज कंप्लीट पूरे पे है। इसी को हम इनलार्ज वर्जन दिखा रहे हैं, इसी का इनलार्ज करके हम दिखाते हैं, ये ऐसे है, ठीक, और ये चार्ज पूरे में। ठीक है, 2 प्लेन सीट है, या हम एक नॉन कंडक्टिंग सीट ले रहे हैं, 2 प्लेन है, एक नॉन कंडक्टिंग सीट लिए, और कंप्लीट चार्ज है इसमें, आपके पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो आपका कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज आपका पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब मान लीजिए ये इसका मिडिल पॉइंट है, मिडिल लाइन, ये पूरा डी है, अगर ये डिस्टेंस जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो डी है, तो ये d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई पॉइंट x ले लीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाइए। अगर x इधर है, इधर भी x लेंगे हम, ये गॉसियन सरफेस हो गया। और यहाँ चूंकि ये वॉल्यूम है, हम ले लेते हैं, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब देखिए यहां पे 2 ही सरफेस होना है, एक इधर और एक इधर। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इसके इसमें ये हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो कर्व सरफेस है गॉसियन सरफेस का, वो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। जो आपका सर्कुलर सरफेस है वह कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला तरीका से फ्लक्स निकालिए, तो फाई ई आपके पास जो आएगा फ्लक्स, वही सीधा लिख रहा हूँ मैं, E/dA1, इसको S1 मान लेते हैं, E/dA2, और सिंपली इसका एरिया अगर ए ले लेते हैं, चलिए ए, इसका एरिया ए ले लेते हैं, तो क्या है, वही केस आएगा, 2EA आ रहा है, EA इसकी वजह से, EA इसकी वजह से। ठीक, एरिया कॉन्टेक्ट ये वही कंडीशन है, 0 डिग्री एंगल है तो E/dA/cos 0 होगा, cos 0 1 हो गया। E चूंकि उस सरफेस एरिया पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, को बाहर निकाल दीजिए, DA1 S1 मतलब ये एरिया हो गया ए पूरा, तो आपका कंप्लीट ए आ गया, और DA2 भी सेम एरिया है तो ये आ गया। तो आपके पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड जो फ्लक्स एंड आल्सो फ्लक्स जो निकाल रहे थे फाई, वो क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज इनक्लोज कितना होगा, सो देखिए चार्ज इनक्लोज क्या होगा, ये पूरे सरफेस, यहाँ पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि सरफेस यहाँ पे चार्ज है, ऐसा नहीं है। उस केस में क्या था, सिर्फ हम इस जगह के चार्ज को ले रहे थे जहां से क्रॉस कर रहा था, बट ये आपका वॉल्यूम है और ये चार्ज पूरे सिलेंडर में जितना चार्ज होगा वो आपका चार्ज हो गया। तो अब देखिए ये एरिया है और ये एक्स है और ये एक्स है, तो 2x हो गया इसका लेंथ, ये हाइट का ही, इस सिलेंडर का हाइट क्या हो गया आपका, एक साइड एक्स है, सिमेट्री लेंगे तो दूसरी साइड भी एक्स है, तो हाइट आपका हम 2x ले लिया, एरिया ए हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 2x इंटू ए। तो हम यहां से चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज वॉल्यूम की जगह लिख देंगे आपका 2x इंटू ए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल गया क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, रो इंटू 2x इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन था से आप ये दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सो
से आगे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों फ्लक्स ही है, सीधे लिखते हैं कौन सा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2EA इज इक्वल टू रो इंटू 2x इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 कट गया, ए कट गया, तो ई क्या आ गया, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एक्स वेरिएबल है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड हम ले रहे हैं इसके नॉन कंडक्टिंग थिक शीट के अंदर, ये वैरी कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जो सेंट्रल आपका एक्सिस है उससे जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहां पे आपका अंतर आ रहा है। अभी हमने जो केस देखा था बेसिकली उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ रहा था किसी पॉइंट पे, लेकिन अब जब नॉन कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं तो इनसाइड में आपका चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इस और डायरेक्शन वही होगा आपका आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक। अब हम आउटसाइड पॉइंट के लिए देख लेते हैं, किसी इसी नॉन कंडक्टिंग थिक शीट के केस में आउटसाइड में देखिए। मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग थिक शीट है, इनफाइनाइटली है, यहाँ भी इनफाइनाइट का कंसेप्ट रहने दीजिए, और हमको किसी पॉइंट यहाँ पे निकालना है। तो एक आपका गॉसियन सरफेस बनेगा, ये गॉसियन सरफेस बन गया, ये फुल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और ये लाइन मत समझिएगा, प्लेट है, सीट है, ठीक है। ये और ये इनलार्ज करके हमने दिखाया है, बेसिकली ये आपको मैंने क्या दिखाया था, इस तरह का सीट है, मतलब ऐसे, ये बेसिकली इस तरह का सीट है, ठीक, थिकनेस है, और उसे इनलार्ज करके दिखाया कि ये ऐसे है। इस मोटाई अगर हम यहाँ दिखाएंगे तो ये दिखेगा। अब यहाँ भी वही करेंगे, ए एरिया ले लेते हैं, इसका ए एरिया लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। यहाँ वाला लीजिएगा आपके पास, तो एरिया वेक्टर डी ए है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। तो हमारे पास फाई इनक्लोज जो फ्लक्स आएगा, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, वो पहले की तरह 2E आएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से 2E आ गया, 2E इंटू ए, इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब दूसरे तरीके से आल्सो फ्लक्स जो निकाल रहे थे, फ्लक्स फाई क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन सी। अब चार्ज इनक्लोज ये डिस्टेंस हमने डी ले रखा है, टोटल डिस्टेंस दोनों, ये जो नॉन कंडक्टिंग शीट का जो विड्थ है जिसको हम कह रहे हैं वो डी है। तो आपके पास क्या है, और चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका रो है। तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, देखिए अभी बार बार ये करते आ रहे हैं, रो आपका समझिए क्यू इनक्लोज बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका कितना होगा, देखिए वॉल्यूम आपका कितना होगा, मतलब कितने वॉल्यूम में चार्ज इनक्लोज है, सिर्फ ये वॉल्यूम, इसी पार्ट में तो आपके चार्ज जो इनक्लोज है ना, ये एरिया इनटू विड्थ, तो हो जाएगा एरिया टू डी। तो आपके पास क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, रो ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2EA इज इक्वल टू रो ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कट गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन इसका भी होगा भाई आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। अब यहां भी देखिए समझो कि ये कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी जो आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कांस्टेंट है, डी आपका टोटल विड्थ है थिक सीट का वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है। तो आउटसाइड किसी पॉइंट पे अगर ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग के केस में भी, तो भी वो भी कांस्टेंट है। इसका अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहें
ये देखिए, ये हम लेते हैं इधर, ये डिस्टेंस डी है, सपोज एक्स ले लिया मैंने, डिस्टेंस डी है, तो डी तक इनसाइड क्या था, या बेसिकली डी बाई टू लीजिए, हम बीच से निकल रहे हैं ना, तो डी बाई टू तक क्या हो रहा है, आपका चार्ज एक्स यहाँ पे जो निकाला था फर्स्ट केस में, ये केस वाला, इस केस में क्या एक्स के हिसाब से प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहा है अंदर में, इनसाइड, तो डी बाई टू अगर जब लेते हैं तो ये एक्स इंक्रीज किया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद इस डी बाई टू में आने के बाद कांस्टेंट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, और यहाँ क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ई इज इक्वल टू रो डी बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक केस और हम कंसिडर कर सकते हैं डिस्कशन में, कि आपको इतना लिखना नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये आएगा प्लेन चार्ज सीट का, वो केस लिख देना है, और ये दोनों डिस्कशन करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। ये सर ये आपको अलग से पूछेगा, कि मैं जिस तरह से समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका जो क्वेश्चन होगा प्लेन चार्ज से, तो इसको लिख दीजिए यहाँ तक, ये काफी, और इसके लिए बाकी डिस्कशन वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि नॉन कंडक्टिंग सीट थिक सीट होगा तो क्या होगा, जस्ट इसलिए, तो ये थर्ड हो गया, ये आउटसाइड, किसी आउटसाइड पॉइंट भी निकाल रहे हैं, आउटसाइड थिक सीट का ही है बट आउटसाइड है, और ये थिक सीट का है इनसाइड। ये पहला हमने इसमें क्या लिखा, इनसाइड थिक सीट निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड थिक सीट, और सेकेंड में इसको हम कर देते हैं केस वन इनसाइड, और सेम केस टू आउटसाइड, केस टू आउटसाइड। चलो अब हम थोड़ा सा बात कर लें, अगर सीट, ये थर्ड था, फोर्थ, अगर सीट कंडक्टिंग सीट हो, इनफाइनाइट सीट है बट कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सीट, तो कंडक्ट और थोड़ा थिक भी मान लेते हैं ऐसे, ठीक। अब कंडक्टिंग सीट होगा तो क्या चार्ज आपका इस सरफेस पे आ जाएगा, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। कंडक्टिंग सीट में हमेशा आपका प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है इनसाइड इंक्लोज नहीं होगा, चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे गॉसियन आपको किसी पॉइंट यहाँ पे निकालना है मान लीजिए, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए इसके अराउंड, ये गॉसियन सरफेस हो गया। देखिए इस सरफेस पे एरिया ये है, और यहाँ पे इस जगह पे ये जीरो है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी वो रो, ये भी जीरो है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका रो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो आपके पास क्या आएगा, ये अगर आप शॉर्ट में इसको कर रहा हूं कि फाई ई पहला तरीका से निकालते हैं, फाई फ्लक्स, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, अगर डी है, आप स्मॉल एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो इस वाले केस में तो यहाँ पे वही होगा, डी ए अगर आप एरिया ले रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये कंट्रीब्यूट तो करेगा, 90 डिग्री एंगल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, कंट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ से आएगा, और यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इनसाइड कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसकी वजह से आएगा, तो फाइव क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। और सेकेंड आल्सो जो सेकेंड मेथड से निकालते हैं फ्लक्स, फाइव ई आपका जो आता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज क्या है, ये जो एरिया आपका आएगा सरफेस वाला वही आएगा, वो कितना है, ए है, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कीजिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इक्वेशन 1 and 2, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग के केस में कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग प्लेन सीट कर दीजिए, ये भी केस इनफाइनाइट वाला ही है, ठीक है। ये भी देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक ही सरफेस पे आपका करे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक साइड आ रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है नहीं बीच में अंदर इस साइड, तो हमारा ये आ गया। बेसिकली कभी कभी ये आपका पूछता है कि कंडक्टिंग सीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग में हमने क्या देखा, प्लेन सीट है तो ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। थिक सीट का अगर हम ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग का, तो हमने देखा क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स के प्रोपोर्शनल है, इनसाइड आउटसाइड आपका वही कांस्टेंट ही है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप एक बात को क्लियर कर दें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पहला पार्ट है कि प्लेन चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, कहां तक, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और मैंने शायद डायरेक्शन पे लिख दिया होगा उसमें, बस यहीं तक। अगर ये आता है डिस्कशन में, ये आपके समझने के लिए है कि ये आगे हम प्लेन कैपेसिटर जब करवाएंगे तो करवाएंगे, जब हम कैपेसिटर करवाएंगे तो ये हमारा तब यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या बेसिकली कैपेसिटर का ही कंस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हेल्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कैपेसिटर का ही है, तो कैपेसिटर केस में कोई निकालना होगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ बता दिया। अच्छा, ये जस्ट ऐसे ही मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बताया कि दो अगर एक प्लस एक नेगेटिव होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ प्लस नेगेटिव था तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। ये नॉन कंडक्टिंग सीट होगा, अगर थिक सीट थोड़ा सा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा इनसाइड और आउटसाइड, तो केस हमने देख लिया। उसके बाद अगर कंडक्टिंग सीट है, थोड़ा सा थिक है, ठीक है, अगर थिकनेस नहीं होगा तो ये हम दिखा नहीं पाएंगे ना इनसाइड, ठीक है। प्लेन सीट होगा, प्लेन सीट होगा तो बस एक ही लेयर है, फिर आप इनसाइड क्या आउटसाइड क्या क्लोज है नहीं, तो वहां पे हम कंडक्टिंग लेंगे ही नहीं, ठीक। तो ये आपका कंडक्टिंग सीट का अगर स्पेसिफिक पूछा जाता है कि कंडक्टिंग सीट का आप निकालिए, तो फिर आपको ये वाला केस, और मैंने काफी शॉर्ट कर लिया है क्योंकि ये बार बार मैं करते आ रहा हूँ, ई निकालो उसका इंटीग्रेशन लो, ई बाहर हो जाएगा, ई डी ए का एंगल ऐसा है, तो आपसे तो आप फेमिलियर हो गए होंगे। अगर मैं जो शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ तब समझ के उसको उस हिसाब से लिखेंगे, पूछा जाएगा तो बकायदा इंटीग्रेशन वाला लिखना है, गॉस लिखना है, सब कुछ लिखना है। मैंने शॉर्ट में आपको दिखाने के लिए कर दिया। चलिए ओके, आज के लिए बस इतना ही, और अब नेक्स्ट लेक्चर फिर जब हम करेंगे तो मिलेंगे। ओके बाय।